एट्रियम। आज हमने ईसीजी के बारे में पढ़ना है कि ईसीजी क्या चीज़ है और ये काम किस तरह करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, शॉर्टली हम इसको ईसीजी भी बोलते हैं। अगर हम इस लफ्ज़ पे गौर करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्ड पे, तो ये ग्रीक से निकला है और इलेक्ट्रो के मानी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो के मानी है कार्डिया मीन्स हार्ट और ग्राम्स मीन टू राइट। तो सिंपल अल्फाज में अगर हम इसकी डिफिनीशन करना चाहें तो बेसिकली ईसीजी इज सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर। अगर हम किसी ग्राफ पेपर पे हार्ट की एक्टिविटी को शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। ठीक है, एक पेपर पे, ग्राफ पेपर पे हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को शो करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी वेव, ये आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा, नाइन्थ में भी टेंथ में भी आपने ये शेप देखी होगी, ये वेव देखी होगी कि ईसीजी में ये वेव बनती है। आज हम जानेंगे कि ये वेव किस तरह बनती है। ठीक है, इसमें हमारे पास रेंडम हमने अल्फ़ाबेट्स दिए हैं इसको, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, आज इनका मतलब जानेंगे कि ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं, पी से पहले ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन के एक तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से भी कुछ वेव्स बनी है और ये क्यू और एस को आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन से नीचे बनी है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन नॉर्मल मतलब जीरो डिफ्लेक्शन को शो करती है, जीरो डिफ्लेक्शन को। और अगर कोई चीज़ ये स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा ऊपर होगी, कोई वेव स्ट्रेट लाइन से ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को शो करेगी, और कोई वेव स्ट्रेट लाइन से नीचे होगी जैसे क्यू और एस वो स्ट्रेट लाइन से नीचे है ना, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करती है। अब ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन क्या है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है, तो चलिए इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये आप हार्ट की पिक्चर को देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या है, दो, एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है। नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, बीच में क्या है, सेप्टम है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि हार्ट के जो मसल्स हैं, हम हार्ट के मसल को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम। तो फिर हमारे पास जो है तीन लेयर्स हैं बेसिकली हार्ट के जो मसल्स हैं। एक एंडोकार्डियम है जो सबसे अंदर की साइड पे होता है ना, तो वो एंडोकार्डियम कहलाता है। ये फॉर एग्जाम्पल सबसे इनसाइड जो लेयर है ये एंडोकार्डियम कहलाएगी। जो बीच का है, दरमियान का, वो मायोकार्डियम, और जो पेरिफेरी में जो सबसे आखिर में आता है आउटर साइड पे, तो वो पेरिकार्डियम कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में सेप्टम और हार्ट के मसल्स यानी इंडो, मायो और पेरिकार्डियम। ठीक है, और फिर हमारे पास दो नोड्स भी होती हैं। ठीक है, एक साइनस नोड होता है हमारे पास और एक एवी नोड होता है। एक एसए नोड होता है और एक एवी नोड होता है। एसए नोड जो है वो राइट एट्रियम के ऊपर होता है। ठीक है, राइट एट्रियम के ऊपर होता है एसए नोड, और एवी नोड वो बीच में होता है, वो दरमियान में होता है। ठीक है, एवी नोड के बाद ये हमारे पास दो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं। ये एक लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाती है और एक, ये फॉर एग्जांपल ये एवी नोड के नीचे आप देख रहे हो, ये एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये, और ये दूसरा वाला ये राइट बंडल ब्रांच है। ये बंडल ब्रांचेस फिर आगे डिवाइड होती है पुरकेंजी फाइबर्स में। ठीक है, बस आपके लिए हार्ट की इतनी एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हमें एक पीस ले लूँ यहाँ से, ये हार्ट के जो टिश्यू है, हार्ट का जो मसल्स है, मायोकार्डियम से मैं एक पीस ले लूँ। ठीक है, ये सारा मायोकार्डियम है ना, ये सारा मायोकार्डियम है। इससे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये रेड जो डिनोट किया है ना, रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ये बॉक्स, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पीस ले लिया ये टिश्यू और इसको मैंने मैग्नीफाई किया इधर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो हमारा हार्ट है और उसके जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, जब आपका जो टिश्यू है
सेल हैं वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हो तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती, कोई चार्जेस की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और इसको आप किस तरह जान सकते हैं कि चार्जेस मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आप एक गैल्वेनोमीटर को लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने पिक्चर में दिखाया है इधर, कि अगर आप इसको लगाते हैं और टेस्ट करते हैं तो ये जो देखें ये हमेशा जीरो पे होगा। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, अगर इसमें कोई चार्जेस मूव नहीं करेगी तो इसका जो ये पॉइंटर है ये हमेशा जीरो पे ही होगा, ठीक है। इसमें कोई डिफ्लेक्शन, इसके जो नीडल है ना, इसमें कोई राइट एंड लेफ्ट डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमें गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता जब वो नॉर्मल रेस्ट स्टेट में होता है। मायोकार्डियम उसके सेल्स नॉर्मली रेस्ट कंडीशन में होते हैं और कोई इम्पल्स नहीं आता, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती इसमें, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। और इस स्टेट को, ये जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेट। अब पोलराइज स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि सेल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव अंदर ज्यादा होता है, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाहर, सेल के बाहर ज्यादा होती है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेट। अब पोलराइज स्टेट के बारे में थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूँ तो इस पिक्चर से क्लियर हो सकता है आपके लिए। ये देखिए, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल है। रेस्टिंग पोटेंशियल ये है कि मतलब अभी कोई इम्पल्स नहीं आया, कोई करंट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो क्या है, देखें आप सेल के अंदर देखें सारा नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने बोलता कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उस पे आपका सेल क्या होता है? मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इनसाइड से, और आउटसाइड से क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव अंदर ज्यादा क्यों होता है और बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि सोडियम आयन अंदर भी होते हैं, पोटेशियम आयन अंदर भी होते हैं, और यही आयन्स बाहर भी होते हैं, लेकिन बाहर जो सोडियम आयन्स है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो इनसाइड सोडियम आयन मौजूद हैं, उसके कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज्यादा होते हैं बाहर, ठीक है। तो इस वजह से बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इस कंडीशन को, इस स्टेट में जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अंदर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर होता है, इस ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारे पास जो सेल है वो पोलराइज स्टेट में होता है, ठीक है, और वो अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल कंडीशन में ये होता है जब कोई कंडक्शन नहीं या कोई इम्पल्स नहीं होता। अब अगर इम्पल्स आया, ठीक है, तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल में फिर क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है। देख, अभी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, अब सारे पॉजिटिव आ रहे हैं इधर ना, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, देखिए पॉजिटिव आ रही है, नीचे देखिए पॉजिटिव आ रहे हैं सारे। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जब कोई इम्पल्स आता है, करंट आता है, मैसेज आता है, तो अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है और बाहर इलेक्ट्रो नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर वाले सोडियम आयंस अब अंदर आना शुरू कर लेते हैं, तो इस वजह से अंदर का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस स्टेट को फिर डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं, जब आपके पास अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो और बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो इस स्टेट को हम डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है वो पोलराइज स्टेट में होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो हमने ईसीजी का वेव समझना है, तो उसके लिए ये कोई 6 पॉइंट्स है, ये लाजमी आपने जहन नशीन करने हैं, लाजमी आपने इसको समझना है और याद रखना है, ठीक है। फिर बहुत इजी होगा आपके लिए ईसीजी का वेव बनाना, ठीक है। और वेव को बनाना नहीं सिर्फ, बल्कि उसको समझना भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने मायोकार्डियम का एक पीस लिया था ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ये पिक्चर दिखाई थी मायोकार्डियम के पीस की, मैंने एक टिश्यू ले लिया हार्ट से मायोकार्डियम, फॉर एग्जाम्पल ये मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, क्यों? क्योंकि सारा अंदर से क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अभी कोई इंपल्स नहीं है, कोई करंट नहीं है, अंदर कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर पे? नो, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, वो न्यूट्रल हमेशा जीरो पे ही रहेगी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आपका जो मायोकार्डियम का पीस अगर आप लेते हो और वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे होता है, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक एक्टिविटी नहीं होगी और वो कोई डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा, ठीक है। सिंपली अल्फाज में, जब आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है और कोई करंट या इम्पल्स नहीं आता, सही है, तो वो फिर या पोलराइज स्टेट में होता है, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, नीडल हमेशा जीरो पे होगी। अब अगर करंट आया, फॉर एग्जांपल ये देखें, ए पॉइंट को देखें, जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, अगर इम्पल्स आया, ये देखें ये इम्पल्स आ रहा है, इम्पल्स आया, फॉर एग्जांपल करंट आया, मैसेज आया,
तो अब क्या होगा, अब ये पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए सारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या हो गया कि इम्पल्स आए तो सोडियम आयन अंदर आने शुरू हो गए हैं, तो ये देखिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी भी कुछ नेगेटिव है लेकिन कुछ पार्ट इसका पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सारा ये पॉजिटिविटी में जाएगा, लेकिन अभी कुछ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है, अंदर पॉजिटिव आयन्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये डीपोलराइज स्टेट में अभी चला गया, ये एक्शन पोटेंशियल आया है ना, तो अभी ये डीपोलराइज स्टेट में चला गया। और चूंकि पॉजिटिव आयन आ रहे हैं और वो मूव करे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जब वो चार्जेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो हम उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर के हेड में हमने पॉजिटिव इसलिए लगाया है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस क्या करें, मूव करें टुवर्ड पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने एरो ए की तरफ नहीं लगाया क्योंकि वो नेगेटिव है ना, ये तो मूव करें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना, तो इसलिए मैंने एरो का हेड बी की तरफ लगाया है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वेक्टर आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है तो ये नीडल आपको कौन सा गैल्वेनोमीटर कौन सा डिफ्लेक्शन शो करेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये +10 शो करेगी। ठीक है, -10 शो नहीं करेगी, ये देखें +10 शो कर रही है, -10 शो नहीं कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये थिकनेस फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा टिश्यू ले लूँ, मायोकार्डियम का, हार्ट के टिश्यूज ले लूँ, हार्ट के सेल्स बड़े थिकनेस बड़े जो मोटाई वाले हैं वो ले लूँ। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा ले लूँ ये, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको थिक करता हूँ, ठीक है, ज्यादा लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया ना, ये देखें ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देखिए आप, और इसकी थिकनेस देखिए, इसकी थिकनेस ज्यादा है ना, लेंथ भी ज्यादा है, थिकनेस लेंथ ऑलमोस्ट सेम मैंने रखने की कोशिश की है, लेकिन थिकनेस तो ज्यादा है ना। जब इसकी थिकनेस ज्यादा है तो इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, तो इसका वेक्टर भी स्ट्रांग बनेगा और बड़ा वाला बनेगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी स्ट्रांग शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वो भी शो कर रहा था, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ये भी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो डिफ्लेक्शन पावर है वो देखिए +50 शो कर रहा है, वो +10 क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो जब किसी मायोकार्डियम टिश्यू की थिकनेस ज्यादा होती है ना, तो उसका डिफ्लेक्शन भी इतना पावरफुल होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट में क्या हो रहा था कि पहले तो सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, ये देखिए फर्स्ट फिगर में सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो जीरो डिफ्लेक्शन। अब कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है ना, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमें शो हो रहा है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, सारा डीपोलराइज, ये पोलराइज स्टेट में था ना, अब डीपोलराइज हो रहा है, लेकिन जब सारा डीपोलराइज हो जाएगा, सारा पॉजिटिविटी अंदर हो जाएगी ना, तो जब फुल्ली डिपोलराइज हो जाता है ना, कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाता है, तब भी कोई चार्ज मूव नहीं करती। देखिए ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया है, ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया है ना, तो अभी कोई चार्ज मूव नहीं करे। जब कोई चार्ज मूव नहीं करेगी तो गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, भले ही पॉजिटिव चार्जेस अंदर से सारे हैं, लेकिन ये कंप्लीटली चूंकि कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया है तो कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, अब फॉर एग्जाम्पल ये तो सारा कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया है ना, अब वापस से ये रीपोलराइज होने की कोशिश करेगा, पोलराइज होने की कोशिश करेगा। सही है, वापस से क्या कोशिश करेगा, पोलराइज होने की, क्योंकि हर चीज वापस से अपने स्टेबल स्टेट में, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाने की कोशिश करती है, तो इस तरह ये भी वापस से क्या करेगा, रीपोलराइज या पोलराइज होने की कोशिश करेगा, अंदर फिर से ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो देखें, ये देखें नेगेटिव नेगेटिव बी साइड से फॉर एग्जाम्पल ये सारा डिपोलराइज हो गया ना, अब ये यहाँ से वापस क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव या पोलराइज होना शुरू हो जाएगा। ये आयंस आप देख सकते हैं, ये वापस से इसने पोलराइज होना शुरू कर दिया है, और ये तकरीबन कुछ टाइम बाद ये सारा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, सारा ही कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। लेकिन अभी ये हाफ पार्शल हुआ है ना, तो देखें ये आयंस कहाँ, ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो वो कौन सा डिफ्लेक्शन देंगे, वो भी पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जब नेगेटिव मूव करेंगे नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो भी कौन सा डिफ्लेक्शन देंगे, वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं देंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देंगे। अब एरो का हेड ए की तरफ क्यों, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ए, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसलिए वेक्टर भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं, और मूव करें टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ये भी याद रखें, तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अब ईसीजी हमने चूंकि ये 6 पॉइंट समझ लिए हैं, थोड़ा सा ब्रीफली मैं रिपीट करता चलूँ आपके लिए ताकि इजी हो। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, जब
कोई इम्पल्स नहीं आ रहा था, कोई करंट नहीं आ, कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, तो कोई वेक्टर भी नहीं बनेगा और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर जब इम्पल्स आया, इम्पल्स फॉर एग्जांपल ये देखिए इम्पल्स आया, तो जब इम्पल्स आता है तो ये डिपोलराइज होना शुरू कर देता है। जब ये डिपोलराइज कर रहा है ना, और जब डिपोलराइज करे और पॉजिटिव वेक्टर मूव करे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, अगर हम थिक टिश्यू लेंगे तो डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी फिर। ठीक है, ये कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगा तो फिर से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। ठीक है, और जब ये डिपोलराइज होने की कोशिश करेगा तो और नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना चाहेगा, तो ये डिफ्लेक्शन कौन सी शो होगी, फिर से अगेन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, अब जी वेव हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह बनता है और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो इम्पल्स, कोई इम्पल्स नहीं आता, सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है। आपके जो टिश्यू हैं, सेल हैं, उनको फॉर एग्जांपल कोई इम्पल्स नहीं आ रहा, सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, सारा पोलराइज स्टेट में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या हमेशा जीरो शो करेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा तो ये देखें आप ये स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्यों बने हैं, ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रही है कोई अभी कोई इम्पल्स नहीं आया, हार्ट को कोई मैसेज या कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आई है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, अब आगे इससे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गई, अब इम्पल्स आना शुरू हो गया। इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है, एसए नोड से। कहाँ से, पहले एसए नोड से जनरेट होता है। तो एसए नोड से जब इम्पल्स जनरेट होता है, ये आप देख सकते हैं कि देखिए राइट एट्रियम पे भी इस तरह, राइट एट्रियम पे भी फैल रहा है और लेफ्ट एट्रियम पे भी फैल रहा है, और जो इनके दरमियान सेप्टम है उसको भी ये सराउंड कर रहा है, उस पर भी ये पैर रहा है। तो इनकी डायरेक्शन देखें, ये जितने भी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम को डिपोलराइज कर रही है। तो इनका जो वेक्टर भी बना है वो भी, अगर हम इन चारों को मिला के एक बड़ा वेक्टर इनको रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह बनेगा, जिस तरह मैंने फिगर में शो किया है, वन जिसमें लिखा है ना, तो ये इन सारों को शो कर रहे हैं। अब ये देखिए ये जो वेक्टर, ये वेक्टर बना है, ये पॉजिटिव वेक्टर है ना, और पॉजिटिव वेक्टर कहाँ पे, ये देखिए स्टार्टिंग में हमने इसको कनेक्ट किए हैं हार्ट को, यानी जो हम लीड्स लगाते हैं ना चेस्ट पे पेशेंट के, तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बेसिकली हम 12 to 15 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे दो शो किए हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये पॉजिटिव वेक्टर देखें कहाँ पे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना, तो डिफ्लेक्शन कौन सा शो होगा, अब जीरो से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। कौन सा डिफ्लेक्शन शो होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो पेपर पे कैसे आएगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अभी इंपल्स आना शुरू हो गया है, वेक्टर बना है, तो वेक्टर कौन सा बना है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आप पी को देख सकते हैं, ये देखिए लाइन के ऊपर मैंने बोला था स्टार्टिंग में बिल्कुल कि जो लाइन के ऊपर होंगे वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अब समझ आइए आपको ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये देखें ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये सर्कल क्यों बना है, ये मतलब ये इस तरह कर्व क्यों नहीं बनाया डायरेक्ट, या कोई सीधी लाइन क्यों नहीं बनी है, या ऊपर की तरफ सीधी लाइन क्यों नहीं बनी, ये इस तरह सर्कल क्यों बने, चूंकि ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, चूंकि पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन ये स्लोली डिपोलराइज करता है, स्लोली ये ऐसे नोड के जो इम्पल्स है वो लेफ्ट एंड राइट एटम को डिपोलराइज करते हैं। तो ये बहुत स्लोली, ये जो कर्सर है ना, ये जीरो से ये नीडल ना, नीडल बहुत ज्यादा स्लोली मूव करती है टुवर्ड पॉजिटिव, तो इस वजह से ये कोई स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं बनी। ठीक है, बल्कि एक सर्कल टाइप बना है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो डिपोलराइजेशन की वो बहुत स्लो है, इस वजह से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एसी नोड से इम्पल्स जाता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को डिपोलराइज करता है, और वो इम्पल्स कहाँ पे जाता है, एवी नोड को। ये आप इमोजी देख सकते हैं ना, ये एवी नोड है, एवी नोड के पास इम्पल्स जाता है। लेकिन एवी नोड में मसला क्या है कि एवी नोड में कंडक्शन इजीली नहीं होती है, बहुत मुश्किल से कंडक्शन होती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्लोली, इतनी स्लोली कंडक्शन होती है कि उसका जो वेक्टर बनता है ना, ये देखें ये छोटा सा वेक्टर बना है, छोटा सा वेक्टर रेड कलर का, ये वेक्टर भी बहुत ज्यादा छोटा बनता है, इतना छोटा बनता है ना कि गैल्वेनोमीटर भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। गैल्वेनोमीटर भी इस इतने स्मॉल छोटे से वेक्टर को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो इसका नीडल तो जीरो पे ही रहेगा ना, तो फिर से मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पी के बाद इस वजह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी है, क्योंकि एवी नोड में कंडक्शन इंतहाई स्लो है, इतनी स्लो है कि उसका वेक्टर इतना स्मॉल बना है कि गैल्वेनोमीटर उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा कि नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इस वजह से फिर नीडल जीरो पे ही रहेगी, तो जो पेज पे लाइन है वो भी स्ट्रेट ही बनती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इम्पल्स एवी नोड के बाद कहाँ जाता है, ये देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच।
ये बीच में, ये क्या है, ये बीच में ये सेप्टम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। आप ये यहाँ भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसमें देखें, माउथ के कर्सर को देखें, ये डायग्राम, ये क्या है, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और ये देखें, ये पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। ये जो बीच में बड़ा थिक टिश्यू हमने लिया है ना, ये मेजर वेंट्रिकुलम है, और जो बिल्कुल इसका एंड, वेंट्रिकल का जो बिल्कुल एंड, ये 5 वाला देख सकते हैं, 5 पॉइंट जहाँ पे मैंने शो किया है, ये बेजल रीजन कहलाता है वेंट्रिकल्स का। कौन सा रीजन? बेजल वेंट्रिकुलम या बेजल रीजन कहलाता है। तो जो लिफ्ट एंड राइट एंड लिफ्ट बंडल ब्रांच है, वो वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या करती है, डिपोलराइज करती है, उसको इम्पल्स पहुंचाती है। तो इम्पल्स कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट से अपवर्ड, लेफ्ट साइड से अपवर्ड। जो मेनली जो आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, हार्ट का जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसको जो इम्पल्स आती है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच से आती है, राइट बंडल ब्रांच से इम्पल्स नहीं आती। कौन से ज्यादा आती है? लेफ्ट बंडल ब्रांच से। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच इसको कौन से डायरेक्शन में डिपोलराइज करता है? लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड। आप एरो के कर्सर को देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू अपवर्ड। तो इनका जो वेक्टर भी बनता है, पॉजिटिव वेक्टर बनता है, लेकिन पॉजिटिव वेक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? देखिए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब पॉजिटिव वेक्टर, ये देखें, पॉजिटिव वेक्टर, ये देखें, पॉजिटिव वेक्टर जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अभी हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होगा? देखिए, लाइन के नीचे आया है, क्यू देख सकते हैं, क्यू, ये जो ऑरेंज येलो टाइप है, ये क्यू, ये हमारे पास लाइन के नीचे, मतलब नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करे। क्या करे? नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करे। लेकिन ये फिर इस तरह पी की तरह सर्कल क्यों नहीं बना, ये इस तरह डायरेक्ट कर्व क्यों बना है? इसलिए क्योंकि इनकी डिपोलराइजेशन की स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड क्या होती है? कंडक्शन की स्पीड ज्यादा फास्टली उसको क्या करती है? डिपोलराइज करती है। तो इस वजह से पी की तरह सर्कल नहीं बना, बल्कि ये स्ट्रेट डायरेक्ट कर्व बना है, फास्टली कर्व बना है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो कर रही है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वेक्टर जो है वो किसकी तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हुई है। अच्छा, अब इसके बाद सेप्टम के बाद किसकी बारी आती है? वेंट्रिकुलम की, मेजर वेंट्रिकुलम की ना। तो ये देखिए, इस साइड पे भी वेंट्रिकुलम है आपका, वेंट्रिकल जो मेजर वेंट्रिकुलम है, और इस साइड पे भी मेजर वेंट्रिकुलम है। लेकिन लिफ्ट वाला देखें आप, ये लिफ्ट की थिकनेस देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए फॉर एग्जांपल एटलीस्ट ये कोई 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ये लगा लें, और ये देखें, ये थिकनेस देखें, ये कोई 2 सेंटीमीटर है। तो लिफ्ट वेंट्रिकुलम की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकुलम। क्यों? क्योंकि लिफ्ट वेंट्रिकल ही अयोटा में पंप करता है ना, राइट वेंट्रिकल तो नहीं करता, लिफ्ट वेंट्रिकल करता है, तो उस पे लोड ज्यादा है, तो इस वजह से इस नेचर ने इसकी थिकनेस भी ज्यादा रखी है, ठीक है। इसकी थिकनेस भी इस वजह से ज्यादा है। तो इसका जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये वेक्टर देखें, ये वेक्टर भी स्ट्रांग बनेगा एज कम्पेयर टू राइट। राइट का वेक्टर देखें, ये राइट का भी वेक्टर बना है, लेकिन राइट का वेक्टर जो है वो स्मॉल बना है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल, मेजर वेंट्रिकुलम का जो वेक्टर है वो स्ट्रांग बना है, बड़ा बना है, मोटा बना है, क्योंकि उसकी थिकनेस ही ज्यादा है, इस वजह से, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल वेक्टर इस डायरेक्शन में इसको डिपोलराइज कर रहे थे, तो इस वजह से वेक्टर हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बनाया है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो इम्पल्स आ रही थी वो उसको डिपोलराइज ही इसी साइड पे कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे पास, हम इन दोनों को मिला लें, फॉर एग्जांपल ये राइट बंडल ब्रांच का जो वेक्टर ये बना है राइट वेंट्रिकुलम का, और लेफ्ट वेंट्रिकुलम का जो वेक्टर बना है, अगर इन दोनों को मिला लेना तो हमारे पास ये 4 वेक्टर, ये देखें 4 जिसमें लिखा है ना, एक बड़ा वेक्टर इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी, ये हम दोनों ने, ये हमने इन दोनों को मिलाया हुआ है, ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाया हुआ है, तो ये बड़ा वाला इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका डायरेक्शन, इस पॉजिटिव वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना। तो जब पॉजिटिव वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है तो कौन सा डिफ्लेक्शन शो होगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये देखें, इतना बड़ा फास्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हुआ है। आर वेव देखें, ये आर वेव ना, इतना बड़ा फास्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब ये इतना बड़ा क्यों शो, ये पी की तरह स्मॉल सर्कल क्यों नहीं बना पॉजिटिव में, इतना बड़ा कर्व क्यों बना है? ये इस वजह से बना है क्योंकि इस वेक्टर का देखें साइज, देखें इस वेक्टर का साइज देखें, और इस वेक्टर जो पी वेव का जो वेक्टर था, वेक्टर नंबर 1, उसका साइज देखें, किसका बड़ा है? 4 ना। तो जितना थिकनेस ज्यादा होगी वेंट्रिकुलम की, उतना बड़ा वेक्टर बनेगा, जितना बड़ा वेक्टर बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। स्टार्टिंग में हमने पॉइंट नंबर 3 में बोला था, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये +50, ये +10, क्योंकि इसकी थिकनेस यहाँ पे ज्यादा थी, इसका वेक्टर भी मोटा बना, स्ट्रॉन्ग बना, इसलिए डिफ्लेक्शन भी स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। इस वजह से आर वेव का डिफ्लेक्शन भी इतना स्ट्रांग बना है, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ हमने सेप्टम की बात भी कर ली, मेजर वेंट्रिकुलम की। अब बेजल रीजन की बात आती है। तो बेजल रीजन बिल्कुल जो बेस है वेंट्रिकल का, जो बेस है, एक एपेक्स है नीचे और ये बेस है ऊपर। तो जो वेक्टर नंबर 5 आपको शो किया गया है, इस डायरेक्शन में ये डिपोलराइज होता है, जो बेजल रीजन है वेंट्रिकल का। तो वेक्टर 5 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव वेक्टर कहाँ पे मूव कर रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना। ये पॉजिटिव वेक्टर कहाँ पे मूव कर रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कौन सा डिफ्लेक्शन शो होगा जब पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? ये देखें, पॉजिटिव वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव। तो डिफ्लेक्शन क्या होगी फिर? वो नेगेटिव होगी। डिफ्लेक्शन क्या है? अब वो सारा नेगेटिव है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी। तो इस वजह से आर, जो आर के बाद एस का डिफ्लेक्शन है, देखें वो नेगेटिव है, लाइन से नीचे है ना, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करे। ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करे गैल्वेनोमीटर। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव लाइन बनेगा, नेगेटिव कर्व बने, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें, ये कंप्लीटली क्या हो गया? अब ये वेंट्रिकल भी, वेंट्रिकल का सेप्टम, वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलम, वेंट्रिकल का बेसल रीजन सारा डिपोलराइज हो गया ना। ये देखिए पूरा पॉजिटिव 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 सारा डिपोलराइज हो गया। तो जब ये कंप्लीटली डिपोलराइज होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब कोई आपका मायोकार्डियम या टिश्यू आपका कंप्लीटली डिपोलराइज हो जाता है ना, तो भी करंट फ्लो नहीं करता, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, न पॉजिटिव न नेगेटिव। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एस के बाद क्या बने? ये स्ट्रेट लाइन बने। अब ये टी ऊपर की, अब ये टी वेव क्या चीज़ है? टी वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये सारा जब कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाता है ना, तो इसके बाद ये अपने आप को पोलराइज वापस से स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं ना, रेस्टिंग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में आने की कोशिश करते हैं, वापस से अपने आप को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखें, वापस से अपने आप को पोलराइज आहिस्ता आहिस्ता, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव खत्म हो गया, अब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये टिश्यू सारा वापस से पोलराइज स्टेट में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। तो इस वजह से फिर इनका जो वेक्टर बना है, ये देखें नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस मूव करें ऊपर की साइड पे ना, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो इनका वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, जो ये नेगेटिव चार्जेस है, तो इनका नेगेटिव वेक्टर कहाँ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट आपको समझाई हुई थी, जब नेगेटिव मूव करेगा किसकी साइड पे? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव चार्जेस, ये देखिए पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव चार्जेस मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन विल अगेन बी पॉजिटिव। देखें ये नेगेटिव वेक्टर था ना, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था, तो डिफ्लेक्शन कौन सा दे रहा था? पॉजिटिव, ठीक है। ये टी वेव इस वजह से ये हमारे पास इस तरह बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। हमने ईसीजी को जान लिया। तो अब इनसे क्या क्या पता चलता है हमें? क्या समझ आई हमें इससे? इससे ये समझ आई कि जो पी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रिया के डीपोलराइजेशन या एट्रिया के कंट्रक्शन को। जब भी ये डीपोलराइज, कोई भी पार्ट इसका डीपोलराइज होगा तो वो कंट्रैक्ट होगा। तो पी वेव हमें क्या डिनोट करिए, रिप्रेजेंट करिए? एट्रिया की डीपोलराइजेशन को या एट्रिया की कंट्रक्शन को, ठीक है। और जो ये स्ट्रेट लाइन इसके बाद बनी है, ठीक है, ये सेगमेंट पी आर सेगमेंट इसको बोलते हैं, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी इम्पल्स ए बी नोड में है, ठीक है। और क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्यू हमें रिप्रेजेंट कर रही है सेप्टम के, अभी वेंट्रिकुलर सेप्टम की क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर क्यू आर एस या आर, आर वेक्टर हमें मेजर वेंट्रिकुलम की, और एस हमें बेजल वेंट्रिकुलम की डिफ्लेक्शन को शो करती है, डिपोलराइजेशन को शो करती है, उनके कंट्रक्शन को शो करती है, ठीक है। और जब ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रहा है कि ये सारा अभी कंप्लीटली डिपोलराइज हो गया, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और टी वेव हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी वेव रिपोलराइजेशन को, कि अब वेंट्रिकल चाह रहा है कि मैं वापस स्टेबल या पोलराइज स्टेट में जाऊं, तो उनके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिपोलराइजेशन को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पी वेव इंडिकेट एट्रियल डिपोलराइजेशन और क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। अब वेंट्रिकुलर के कौन कौन से पार्ट्स को? तो क्यू वेंट्रिकुलर सेप्टम को, आर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को, मेजर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को, और एस बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और टी वेव किसको? रिपोलराइजेशन, इंडिकेट रिपोलराइजेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो इंटरवल्स होती हैं, ठीक है। दो इंटरवल्स, एक इंटरवल होता है पी आर इंटरवल, दूसरा क्यू टी इंटरवल। एक ईसीजी वेव में हमारे पास दो इंटरवल्स होती हैं, एक पी आर इंटरवल और एक क्यू टी इंटरवल, ठीक है। और हमारे पास तीन सेगमेंट्स होते हैं, एक पी आर सेगमेंट,
एक QRS कम्प्लेक्स या QRS सेगमेंट और एक ST सेगमेंट। तो फिर PR सेगमेंट और PR इंटरवल में फ़र्क क्या हुआ? इन दोनों में फ़र्क इतना है कि PR सेगमेंट आप देखें जब P वेव ख़त्म हुआ है तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है और Q वेव तक है, लेकिन PR इंटरवल देखें जब P वेव ख़त्म नहीं बल्कि P वेव स्टार्ट हो रहा था और Q वेव के लास्ट तक हमारे पास ये इंटरवल है। तो हमारे पास दो इंटरवल होती हैं एक ECG वेव में और तीन सेगमेंट्स होती हैं, PR सेगमेंट, QRS सेगमेंट और ST सेगमेंट। ठीक है, थैंक यू। बस ये लेक्चर यहाँ तक था। आपको लेक्चर समझ आई हो, पसंद आया हो तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।